Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome back to the new lecture of nuclear physics that is radioactivity. आज के लेक्चर में हम रेडियोएक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, उसकी हिस्ट्री पर बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो इसमें इस्तेमाल होते हैं इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से कि रेडियोएक्टिविटी का जो फिनोमेना है ये किस तरह डिस्कवर हुआ है। 1896 में हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हेनरी बेक्वेरेल। उन्होंने ये फिनोमेना डिस्कवर किया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात, ये फिनोमेना जो है ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ है, यानी कोई स्पेसिफिक काम रेडियोएक्टिविटी पर स्टार्ट नहीं था। एक्सपेरिमेंट किसी और चीज़ पर जारी था, सामने हमारे पास ये फिनोमेना आ गया, यानी ये डिस्कवर हो गया। तरीक़ाकार हिस्ट्री कुछ इस तरह है। हेनरी बेक्वेरेल एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, अपने लैब में उस पर काम कर रहा था। उसके पास पोटाशियम यूरेनियल पोटाशियम सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स थे। वो उसको इस्तेमाल कर रहा था। जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया तो उन्होंने वो क्रिस्टल जो थे उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट में लपेट करके एक कपड़ में रख दिए। 2-3 दिन बाद जब उन्होंने वही क्रिस्टल दोबारा एक्सपेरिमेंट के लिए उठाए तो जिस पर फोटोग्राफिक प्लेट में उन्होंने उसको रखे थे तो फोटोग्राफिक प्लेट वो डार्कन हुआ था, यानी उसको ख़राब किया हुआ था। बेक्वेरेल ने ये सोचा कि ये किसी ह्यूमिडिटी की वजह से या किसी और इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से ये फोटोग्राफिक प्लेट खराब हुआ है। दोबारा उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो उसका एक्सपेरिमेंट था उन्होंने परफॉर्म किया। नया फोटोग्राफिक प्लेट ले लिया, उस पर वही क्रिस्टल यूरेनियल पोटाशियम सल्फेट के जो क्रिस्टल थे दोबारा उन्होंने वह उस पर प्लेस किए, उसी कपड़ में उन्होंने प्लेस किया। कुछ टाइम बाद उन्होंने दोबारा वो उठाए, जब देखा गया तो जो नया फोटोग्राफिक प्लेट था वही दोबारा ख़राब हो गया, यानी उसी तरह वो दोबारा डार्कन हुआ था, धुंधला बनाया हुआ था। बेक्वेरेल के माइंड में एक आइडिया आ गया कि ये तो ह्यूमिडिटी या इन्वायरमेंटल चेंज ये तो नहीं हो सकता। इस क्रिस्टल से यानी यूरेनियम के जो क्रिस्टल है इससे कोई ना कोई रेडिएशन इस तरह निकलती है जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट बार बार ख़राब होता है। फ्रॉम दिस ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, जो कि यहाँ पर मैंने बनाए हुए हो, इसको मैं भी डिटेल से एक्सप्लेन करवाता हूँ। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना डिस्कवर किया हुआ है। ये फिनोमेना क्या है अभी मैं डिफाइन करवा देता हूँ। The spontaneous disintegration of heavier elements into lighter elements along with the emission of radiations energy is called radioactivity। यानी वो फिनोमेना जिसमें आपके पास जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं, जो हेवियर न्यूक्लियाई होते हैं, वो लाइटर एलिमेंट्स में या लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं और साथ में रेडिएशंस को एमिट करते हैं। उस फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है कि द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, ये रेडियोएक्टिविटी का जो फिनोमेना है ये स्पॉन्टेनियस है, ये खुद ब खुद होता है, ये किसी और एक्सटर्नल काज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यानी हमारी फिजिकल या केमिकल अगर हम कोई चेंज ले तो उसकी वजह से ना ये स्पीड अप हो सकता है ना स्लो डाउन हो सकता है। सो दैट्स व्हाई द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ हेवियर एलिमेंट्स इनटू लाइटर एलिमेंट्स, यानी जो हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं, हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, वो कन्वर्ट होंगे कंटिन्यूअसली किस चीज में, लाइटर न्यूक्लियाई में, along with the emission of radiations is called radioactivity। साथ में रेडिएशंस को एमिट करेंगे, उस फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियोएक्टिविटी। तरीकाकार क्या है अभी हम उस पर डिटेल से बात करेंगे। पहले मैं एक्सपेरिमेंट जरा समझा देता हूँ। हेनरी बेक्वेरेल ने क्या किया, उन्होंने लेड का एक चेंबर ले लिया। ये जो रेडियोएक्टिव सोर्स था, जो रेडियोएक्टिव मटेरियल था, जिस तरह यहाँ पर मैंने रेडियम को लिया हुआ है, उन्होंने इस लेड चेंबर के अंदर इसको प्लेस किया। ये चेंबर के अंदर हम क्यों रखते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, इससे रेडिएशंस निकलते हैं जो कि डेंजरस होते हैं। इस लेड के चेंबर में उन्होंने उसको प्लेस किया और सिर्फ एक स्मॉल ओपनिंग जो है होल की सूरत में उसको प्रोवाइड किया। अब ये बाहर ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है, इसके अंदर इवैक्यूएटेड वैक्यूम है, एक ऐसा प्लेस जिससे एयर को हमने पंप आउट किया होता है, इसके अंदर कोई भी एयर मौजूद नहीं होता है। इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, दूसरा आपके पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। ये पूरा प्लेट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये दूसरा आपके पास नेगेटिवली चार्ज है। और ये जो आपको दिखाई देता है ये ब्लू, ये फोटोग्राफिक प्लेट है। ठीक है, अब उन्होंने इस तरह परफॉर्म किया। इसके अंदर ये रेडियम है, ये एक रेडियोएक्टिव सोर्स प्लेस किया, मटेरियल रख दी लेड चेंबर के अंदर। जब उसको देखा गया इससे तो कंटिन्यूअस रेडिएशन निकलते थे, तो जो फोटोग्राफिक प्लेट था वो 3 जगहों पर वो डार्कन हो गई, धुंधला सा हो गया। एक जो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, एक ये स्ट्रेट वाला है, बिल्कुल ये वाला जो सीधा जाता है, इसको नाम दिया गामा का, इसको गामा का नाम दे दिया। दूसरा जो है वो नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, जिस तरह यहाँ पर मैंने इसको सर्कल किया हुआ है, इसको नाम दिया गया एल्फा का। और थर्ड जो है आपके पास ये इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, बेंड होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया बीटा का।
तो यहाँ हम कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो हम डेफिनेशन में अभी हमने पढ़ा कि इससे along with the emission of radiation, तो रेडिएशन कौन कौन से है, एक अल्फा है, दूसरा आपके पास बीटा है और थर्ड आपके पास गामा है। तो रेडियो एक्टिविटी ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपके पास हैवियर न्यूक्लियाई, हैवी एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली लाइटर एलिमेंट में कन्वर्ट होंगे और साथ में रेडिएशंस को एमिट करेंगे। वो रेडिएशन कौन सी होगी, अल्फा होगी, बीटा होगी और गामा होगी। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, चार्ज पर अगर हम बात करें तो देखो ये जो आपके पास ये तमाम रेडिएशन तो इसी सोर्स से निकलते हैं, इसी रेडिएटिव सोर्स यानी रेडियम से निकलते हैं आपके पास। तो देखो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो जो पार्टिकल इस नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है तो उस पर चार्ज कौन सा होगा, तो जाहिर बात है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लिहाजा नेगेटिव प्लेट की तरफ जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है, बेंड होते हैं, तो उसका चार्ज अपोजिट होगा। अगर ये नेगेटिव है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है तो वो अपोजिट होगा। अब पॉजिटिव का अपोजिट कौन सा होगा, तो वो नेगेटिव होगा। तो बीटा पर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ये दरमियान वाला जो है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। स्ट्रेट क्यों जाएगा, क्योंकि ये गामा है और गामा पर आपके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, एक्सपेरिमेंट की तो समझ आ गई कि ये इस तरह कंडक्ट हुआ। ये रेडिएशन क्यों निकलते हैं आपके पास, क्यों जो है कोई भी एलिमेंट है हाइयर है आपके पास, हेवियर न्यूक्लियाई है, उससे रेडिएशन निकलते क्यों है, रीजन उसकी क्या है। तो स्टेप वाइज हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। एलिमेंट्स व्हिच पोजेस दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट जिसमें ये रेडियोएक्टिविटी का प्रॉपर्टी ये प्रोसेस हो सकता है, उस एलिमेंट को हम कहते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पर मैंने लिखा है Z। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। Z एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है। Z इज ग्रेटर देन 82। ये सिंपल आप याद रखिए कि पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो उस एलिमेंट को हम कहते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ये बात याद रखिए, अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में तो ऐसे भी एलिमेंट मौजूद है जो कि 82 से उसका एटॉमिक नंबर लेस है लेकिन स्टिल वो रेडियोएक्टिव है। माइंड में रखिए 82 से ग्रेटर जो भी आपके पास 118 जो अप टू नाउ पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स मौजूद है 118 एलिमेंट है आपके पास, 82 से जो ग्रेटर है वो तो वो सारे आपके पास रेडियोएक्टिव है। 82 से लेस यानी एटॉमिक नंबर 82 से जिसका कम है वो रेडियोएक्टिव है, लेकिन इसके कुछ आइसोटोप्स है आपके पास, सारे वो नहीं है आपके पास, या वो जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर लेबोरेटरी में किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तैयार किए जाते हैं, नेचुरली वो नहीं होते। इसलिए हम जो डिफिनेशन करते हैं तो हम इसलिए कहते हैं कि द एलिमेंट्स whose atomic number is greater than 82 are called radioactive elements, और ये नेचुरल होंगे। ठीक है, जो 82 से कम वाले हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, उसके तमाम यानी स्पेसिफिक आइसोटोप्स होंगे। उन आइसोटोप में भी जो है सिर्फ अगर लेट्स सपोज 3 है तो इसमें से एक रेडियोएक्टिव होगा, लेकिन ये तो लैब में प्रिपेयर हुआ है, ये तो नेचुरल नहीं है, दैट्स व्हाई उसको हम डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते। तो इन सिंपल वर्ड वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होगा उस एलिमेंट को हम कहते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अच्छा, रेडियोएक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट का मतलब ये होता है कि इससे कंटिन्यूअसली क्या निकलेंगे, रेडिएशन, यानी ये रेडियोएक्टिव फिनोमेना को कर सकता है। अब रीजन पर आते हैं कि क्यों आपके पास ये रेडियोएक्टिविटी होती है, क्यों इससे रेडिएशन निकलते हैं। लार्ज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, जितनी भी आपके पास लार्ज न्यूक्लियाई होती है वो अनस्टेबल होती है। पहले लार्ज न्यूक्लियाई की मीनिंग को समझे फिर अनस्टेबल को समझे। लार्ज न्यूक्लियाई का मतलब ये है, ये देखो अगर उसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है तो मीन वो अनस्टेबल होगा आपके पास। अब क्यों अनस्टेबल है, देखो हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि आपके पास एटम है, एटम मुश्तमिल होता है न्यूक्लियस पर और शेल्स पर, यानी दो चीजें उसके अंदर होती है। फिर न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद है। अच्छा, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक नंबर किस चीज को कहते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जब एटॉमिक नंबर कम होता है आपके पास, लो है यानी 1 2 3 4 यानी, तो देखो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मौजूद है। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है नहीं, उसको तो हम डिस्कस नहीं करते, जबकि प्रोटॉन आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करता है, तो अगर आपके पास प्रोटॉन्स की तादाद जो है न्यूक्लियस के अंदर कम है तो बर्निंग एनर्जी इस पर होती है, यानी न्यूक्लियस उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, वो रिपल्सिव फोर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए या वो कोलैप्स कर जाए, यानी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। जब आपके पास जिस तरह एटॉमिक नंबर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है तो साथ में जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्चुअली इंक्रीज होते हैं वो बढ़ते हैं आपके पास। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं आपके पास तो रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ेंगे आपके पास। एक लिमिट जब 82 से ग्रेटर हो जाए तो
आपके पास ये जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं ये बहुत बढ़ जाते हैं, फिर न्यूक्लियस फर्दर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो आपके उस पर न्यूक्लियर बाइंडिंग होती है वो फर्दर उसको होल्ड नहीं रख सकता, लिहाजा ये न्यूक्लियस आपके पास अनस्टेबल हो जाता है। अब ये न्यूक्लियस जब स्टेबिलिटी को गेन करेगा तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो रेडिएशन को एमिट करेगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है कि देखो इट एमिट रेडिएशंस टू अटेन स्टेबिलिटी, यानी आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो किस तरह जाएगा, वो रेडिएशंस को एमिट करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, तब जाके वो स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। इस यूनिवर्स में चाहे इंसान है, एटम्स है, जो भी चीज है वो स्टेबल हालत में रहना पसंद करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 82 से ग्रेटर कोई भी रेडियम, पोलोनियम, कोई भी आप एलिमेंट कंसीडर करें जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है तो वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा, उसके अंदर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है। किस रिपल्सिव फोर्सेस, प्रोटॉन्स प्रोटॉन के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स है इनसाइड द न्यूक्लियस वो ज्यादा है, लिहाजा वो अनस्टेबल है। अब जब यही न्यूक्लिया, यही एलिमेंट आपके पास स्टेबिलिटी की तरफ आएगा तो वो रेडिएशन को एमिट करेगा। अब रेडिएशन को एमिट करेगा किसकी सूरत में, अल्फा की सूरत में, बीटा की सूरत में या गामा की सूरत में, तब जाके वो आपके पास स्टेबल हो जाएगा। द एमिटेड रेडिएशंस आर, जो एमिटेड रेडिएशन होंगे वो कौन से होंगी, अल्फा हो सकता है, बीटा होगा या गामा होगा आपके पास। तो ये इसका प्रोसेस है। और डिस्कवरी मैंने शुरू में बताया कि ये हेनरी बेकन ने 1896 में डिस्कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट तो ऑलरेडी हमने उस पर बात की कि लेड चैम्बर होता है, इसमें रेडियोएक्टिव सोर्स आप रखिए, ये रेडियम जरूरी नहीं कोई और भी आप प्लेस कर सकते हैं, रेडियोएक्टिव होनी चाहिए। ये इसमें हमने बंद की, इस बार ओपनिंग हमने दी हुई है, इसके अंदर इवैक्यूएटेड वैक्यूम है, एयर कुछ भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। सामने हमने फोटोग्राफिक प्लेट रखा है और दोनों साइड पर हमने अपोजिट चार्ज प्लेट रखी है। एक जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होते हैं, दूसरा आपके पास नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होते हैं, एक जो है वो स्ट्रेट जाता है। इनको नाम दिया गया, एक को अल्फा का नाम दिया, दूसरे को बीटा को, थर्ड को गामा का नाम दे दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मैंने नोट की सूरत में लिखा है, नोट फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये कि रेडियोएक्टिव ऑकर्स विदाउट एक्सटर्नल कॉज। शुरू में मैंने बता दिया कि रेडियोएक्टिविटी का जो फिनोमेना है ये जो है किसी न्यूक्लियर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से चेंज नहीं हो सकता। ना आपको कैन नॉट बी स्पीडेड अप और स्लो डाउन बाय केमिकल और फिजिकल मींस। आप कोई भी फिजिकल मेथड इस्तेमाल करें, कोई भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसीजर इस्तेमाल करके ना इसको तेज कर सकते हैं ना उसको स्लो कर सकते हैं। ये एक न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी है और ये रैंडमली होता है। आप किसी स्पेसिफिक टाइम पर ये जो रिएक्टिविटी का पैटर्न है इसको डिफाइन नहीं कर सकते, फला टाइम पर इतने पार्टिकल्स, इतने रेडिएशन इससे निकलेंगे, इतने रेडिएशन नहीं निकलेंगे, नहीं, इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, रैंडम होते हैं आपके पास। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है इट ऑकर्स रैंडमली। अभी मैंने कह दिया कि ये जो रेडियोएक्टिविटी का फिनोमेना, ये प्रोसेस है, ये रैंडमली होता है, यानी बेतरतीब होता है, किसी डिफाइंड पैटर्न के अकॉर्डिंग ये नहीं होता कि इस टाइम पर इतने रेडिएशंस निकल सकते हैं और इतने नहीं। अल्फा, बीटा और गामा चार्ज की जब हम बात होती है एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि अल्फा पर कौन से चार्ज है, बीटा पर क्या है, गामा पर क्या है। तो अल्फा पार्टिकल जो है आपके पास इस पर पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है और नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन सा डिफ्लेक्ट होगा, अपोजिट चार्ज वाला। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये अल्फा पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। सो अल्फा पार्टिकल कैरीज पॉजिटिव चार्ज। बीटा आपके पास क्या है, बीटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और गामा जो है ये न्यूट्रल है, नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में डायग्राम में देख भी सकते हैं कि देखो आपके पास ये रेडिएशन निकलते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, किसी भी डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर डिफ्लेक्ट नहीं होती इट मींस इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन थी रेडियो एक्टिविटी का, कि फिनोमेना क्या है, किस तरह डिस्कवर हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस नेचर ऑफ एमिशन पर बात करूंगा कि ये जो एमिशन होता है अल्फा किस तरह एमिट होता है, बीटा किस तरह एमिट होता है और गामा किस तरह एमिट होता है। तो यहाँ पर आप इसको देख ले। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं जो बाकी पोर्शन इसको मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ। थैंक यू सो मच।